आ रही आवाज? यस सर। अच्छा, मुझे जरा थोड़ा सा रिमाइंड करिएगा, हमने बैक्टीरियोलॉजी में प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया था? नो सर। नो सर। चलो, वो ना मैंने वो रेडी थी वो भी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था उसकी चीज़ें बता दी हुई हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है माइक्रोस्कोपी का। इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी आनी है, लाइट माइक्रोस्कोपी भी आनी है, और इसके अलावा इसमें यूवी माइक्रोस्कोपी भी आ जाएगी। मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशंस वगैरह हैं, कुछ उनकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन वर्किंग की डायग्राम्स हैं, वो चीज़ें आ जाएंगी। चलें देखें फिर। स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? जी आ रही नहीं आ रही? है सर, आ रही है। अच्छा ठीक है। देखिए, एक होती है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप वो होती है जो एक लेंस है, जो मुट्ठी में पकड़कर फ्रेम वाला होता है। उसके साथ अगर कोई घड़ी साज है, वो उसके पार्ट्स हैं, गरारियाँ वगैरह उसने खोली हुई हैं, घड़ी खोली हुई है, उसके अंदर बारीक पुर्जे देखने के लिए यूज़ कर सकता है। वो एक लेंस पर मुश्तमिल होती है। फिर एक माइक्रोस्कोप होती है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ये सारी जो मैं बोलने लगा हूँ, ये लाइट माइक्रोस्कोप है, रोशनी को सोर्स के तौर पर यूज़ करती है, और रोशनी को सोर्स के तौर पर यूज़ करते हुए इमेजेस जो है ना वो डेवलप करती हैं। तो अब जो माइक्रोस्कोप है ना, इसमें हम जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, उसके बारे में ये कहते हैं कि जो हमारी जिस तरफ से हमने ऑब्जर्व करना है, आँख के करीब होगा, वो हमारा हो जाएगा आई पीस। और जहाँ स्टेज पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, स्लाइड रखी है, उसके पास जो लेंस होगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो ये दो लेंस पर मुश्तमिल एक माइक्रोस्कोप होती है। इनमें आगे ना फिर इसमें जो आई पीस हैं और इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी मैग्नीफाइंग पावर, ये सारी चीज़ें बदल बदल कर हम बहुत तरह का माइक्रोस्कोप की वैरायटी जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। तो आम माइक्रोस्कोप है ना, जिसे L101 कहते हैं, वो माइक्रोस्कोप सिंपली क्या कर सकती है, उसमें हम सेल देख सकते हैं। मतलब उसके अंदर प्याज की जो मेम्ब्रेन्स हम निकालते हैं, उसका सेल बड़ा अच्छा बेहतर नजर आ जाएगा। और हम जैसे प्रिपेयर्ड यूनिट दे सकते हैं, ग्रीन एप्पल मशरूम वगैरह की। वो सिर्फ इस काबिलियत है, वो बड़ी हद है, न्यूक्लियस दिखा देगी, लेकिन ऑर्गेनेल्स नहीं नजर आएंगे बताया जाए। उसके लिए फिर मेरे पास कुछ माइक्रोस्कोप ऐसी होती हैं जो ज़्यादा बेहतर रेजोल्यूशन पावर की मालक होती हैं। उनका लेंस जो है ना वो हाई रिजॉल्विंग पावर का होता है, जिसके नतीजे में हमें जो माइनर डिटेल्स हैं सेल की वो भी नजर आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे। बाकी ऑर्गेनेल के अंदर की जो डिटेल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पॉसिबल हैं, वो देखने पड़ेंगे। लाइट माइक्रोस्कोप जो विजिबल लाइट को यूज़ करती है, वाइट लाइट को, जिसके आगे 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की रेंज में 7 रंग होते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो वो सिर्फ हमारे पास मौजूद रेंज की माइक्रोस्कोप्स हैं, वो सेल की बहुत ज़्यादा तफसीली में होता है। अब इनकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग के हवाले से आप लोग देखते हैं कि तारफ भी आएगा। तो इसमें पहले बात आ गई कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप की। ये ज़रा बेहतर क्वालिटी की है, ये चार्जेबल भी है, ठीक है माइक्रोस्कोप। और मतलब इलेक्ट्रॉनिकली से चार्ज किया जा सकता है। इसकी रोशनी का सोर्स जो है वो बाकायदा ऐसा भी हो सकता है, अगर आप कमरे में मौजूद हैं, सहन में या खुली जगह पर मौजूद नहीं है, फिर भी रोशनी का इसका अपना सोर्स होगा। हेलो, आप लोग आपस में बात यस करें, सर। मुझे आवाज़ें आ रही है, आपस में बात करें। हाँ जी। तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन है थोड़ी सी ज़रा समझ लें। ये सबसे ऊपर आपको जो ब्लैक कलर की ट्यूब नज़र आ रही है, ये असल में उसकी जो लेंथ ऑफ ट्यूब है, जो लिंक करती है आई पीस को ऑब्जेक्टिव लेंस को।
ऊपर टॉप है, इधर जो लेंस लगा होगा वो आई पीस होगा। और ये रहे इंसान जो है, एसन क्या नाम है इसका, रेज्ड हैंड, क्या कहना चाह रही? सर बता रहा कि मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। लो, ये टाइम ना जाया करो, ये रिकॉर्ड भी हो रही है, तो आप लोग ना, अटेंडेंस है सर जी, अटेंडेंस। तो मैंने मांगी है अभी आपसे। वैसे ही सर जी रेस किया एंड शोकिया, नोकिया का शौकिया। है भाई, शोकिया। अच्छा चलें। वो सर कहते हैं सर की अटेंडेंस ला के दौड़ना है। अच्छा नहीं नहीं, ऐसे नहीं होना, मैं लेक्चर के एंड पर ही वो पिक्चर लूँगा, और ये भी ना हो कि आप लेक्चर के एंड पर ही हाजिर हो जाएं। इसलिए ना मैं सोच रहा हूँ कि जो रूल है ना वो ये है कि एंड पर एडमिट ना करें, मुझे इस तरह ही करना पड़ेगा। बूटा साहब भी आ गए हैं, चलें जी ध्यान करें। उसके बाद नीचे जो लेंस लगे हुए हैं सिल्वर सिल्वर से जो नज़र आ रहे हैं, जिनमें ब्लैक सी धारी भी है, ये हमारे सारे ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर आगे स्टेज, उसके सेंटर में आगे वो लगेगी स्लाइड, और साइडों पर हैं क्लिप, और सबसे नीचे जो है ना वो मिरर है एडजस्टमेंट वाला, और नीचे रोशनी का सोर्स भी है। राइट साइड पर जो थोड़े से स्क्रू से नज़र आ रहे हैं, जो बड़ा होता है वो कोर्स एडजस्टमेंट करता है, उसके नतीजे में ऑब्जेक्टिव लेंस स्टेज से ऊपर को या नीचे को मूव करेगा, जिसके नतीजे में वो स्लाइड के करीब हो जाएगा या दूर हो जाएगा। और जो छोटे स्क्रू लगे हुए हैं वो होते हैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। ये सारी बातें मैंने पहले पढ़ ली हैं, लेकिन मैं चूँकि अब टॉपिक है अब बता रहा हूँ। चले जी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखें, ये रोशनी को ट्रांसमिट करेगी। जितनी भी लाइट माइक्रोस्कोप है उनकी एक शर्त है, जो हमारा सैंपल है वो इतना थिन होना चाहिए कि उसके आर पार रोशनी गुजर सके, अदरवाइज वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकेगा। ओके, तो सर डिवाइड। जी, हाँ, सर कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आपको ना कॉल करें, लेकिन आगे से कॉल आप पिक नहीं कर रहे मीटिंग की। कॉल कर रहे हैं, मोबाइल अब अटैच है लैपटॉप से, लैपटॉप पर मैंने फुल स्क्रीन की हुई है, मैं कौन सी कॉल अटेंड करूँ? सर मीटिंग की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हमसे मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही। नहीं, सिंपल सी बात है, मैंने इनविटेशन ग्रुप में दी हुई है, जो भी उसको क्लिक करता है, अब पासवर्ड वगैरह लगाता है, तो वो आ नहीं जाता अंदर, मैं सबको एडमिट करता तो जा रहा हूँ। जी सर, हमने बिल्कुल इस तरह किया, लेकिन उनसे शायद कोई मसला आ रहा है बीच में। अच्छा, मैं ना क्या करूँ फिर, यूआरएल कॉपी करके दे दूँ उन्हें? सर देख लें, वो बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि हमसे कनेक्ट नहीं हो रहा। एक मिनट जरा, मैं दोबारा जूम जो है ना वो यूआरएल कॉपी करूँ, एक मिनट। कहाँ जाऊँ? पार्टिसिपेंट्स, इनवाइट, कॉपी इनवाइट लिंक। अभी इनवाइट लिंक कॉपी हो गया, इसको तो फिर सिर्फ क्लिक करने से आ सकते हैं ना। 13 पार्टिसिपेंट है, नॉन एबल टू ज्वाइन, वसीम अकरम वासे, तैमूर मुगल, गुसल के फ्राइज, हद होगी। हाँ जी सर जी बोलिए। ये ना वो वर्कशॉप होती है ना हमारी, मतलब तो उसको रिकॉर्ड किया हुआ है। नहीं वो ठीक था, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिलहाल क्योंकि वो क्लास का सारा मैसेज थे। तो कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसमें ये एक ऐसा डिवाइस होगा जो सेवरल लेंसेज में से रोशनी के गुजरने के बाद इमेज डेवलप करता है। इसमें ज़रा मैं आप लोगों को एक तरतीब भी बता दूं बात की। वो तरतीब भी होती है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ना वो इमेज बनाता है हमारे ऑब्जेक्ट का या स्लाइड पर पड़े हुए सैंपल का विद इन दी नोज पीस, वो जो लंबी ट्यूब है काली उसके अंदर। और वो इमेज जो है वो रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है आई पीस के लिए। आई पीस उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मानते हुए, यानी कि हाला वो इमेज है, ठीक है ना, मानते हुए क्या करता है, इमेज डेवलप करता है, फाइनल इमेज। और वो फाइनल इमेज जो है ना असल साइज से 500 गुना बड़ा हो सकता है, 1000 गुना बड़ा हो सकता है, 10,000 गुना बड़ा हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमने किस क्वालिटी के लेंस यूज़ किए।
ये मैं अंदर इंटरनल स्टोरी बता रहा हूँ। अगर आप लोग इसको अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं, नेट से गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नहीं तो फिर आप फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है 10वां, उसमें भी सारी इसकी वर्किंग देख सकते हैं। ओके, तो मॉडर्न कंपाउंड जो लाइट माइक्रोस्कोप है ऑप्टिमल कंडीशंस में ये 10,000x से लेकर 2000x तक जो है ना मैग्नीफाई कर सकती हैं। ये अच्छी ज़रा बेहतर माइक्रोस्कोप की बात हो रही है। जो हमारे पास हमें हर दफ़ा वो निकाल कर देते हैं ना माइक्रोस्कोप कॉलेज में, वो L101 होती है। L101 जो है ना इतनी अच्छी क्वालिटी की माइक्रोस्कोप नहीं है, उससे मुश्किल सेल नज़र आएगा। और ये जो डायग्राम है आपको नज़र आ रही है माइक्रोस्कोप, ये हमारे पास कई हैं, लेकिन फ़िलहाल डिब्बे से निकालने की हिम्मत नहीं होती। चलें, तो अब मैं ये बता रहा था, सॉरी एक मिनट, तो उसके बाद ये देखें कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी क्या होगी, थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस वगैरह आ गई। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि ये मतलब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी की ही यानी कि टाइप है जिसमें रोशनी यूज़ होगी विजिबल रेंज की, और उसमें फिनोमेना ये बैकग्राउंड ये है कि जितनी हम वेवलेंथ छोटी यूज़ करेंगे उतना ही रेजोल्यूशन जो है ना वो ज़्यादा होगा। ब्लू फॉर एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। और कंट्रास्ट फिर कैसे बनेगा? कंट्रास्ट बनेगा कि रोशनी जज़ब होगी सैंपल में या स्टेनिंग की वजह से जज़ब होगी। ये मेरे ख्याल मुझे कालें आ रही हैं जिसकी वजह से नेट भी अनस्टेबल हो रहा है। हेलो, आ रही है आप लोगों को आवाज़? यस सर, नो सर, सर मुझे नहीं यस आ रही। सर। आ रही है सर जी। बस ठीक है। राणा साहब ने गवाही दे दी। अब भाई तो उसके बाद ये देखेंगे डायफ्राम जो है ना वाइड ओपन होगा इसमें। अच्छा ये ना इसमें यानी कि डायफ्राम पिछली डायग्राम में मैं एक मिनट आपको दिखाता, ये जो स्टेज बना हुआ ना ब्लैक कलर का, एक तो सबसे नीचे बेस है ना उसकी बात कर रहा था, स्टेज है ऑब्जेक्टिव लेंस से नीचे, इससे नीचे जो है ना रोशनी को कंट्रोल्ड एंट्री उसकी यकीनी बनाने के लिए है ना डायफ्राम भी अटैच होता है, जो रोशनी कम या ज़्यादा कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह का अच्छे किस्म के कैमरों के आगे लगा होता है, जो रोशनी को कम या ज़्यादा करने के लिए या फोकस बढ़ाने के लिए भी यूज़ होता है, तो वो इसके अंदर जहाँ यूज़ होगा। तो अब जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी है इसमें नीचे बेस पर लैंप लगा हुआ हो सकता है, जिस तरह मैंने ये माइक्रोस्कोप में बताया कि इसके नीचे इसका अपना लैंप होता है। अच्छा, जो इमेजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किस तरह के होंगे? एक तो लार्ज इमेज होगा और जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर नज़र आएगी हमें, सेल अगर सेल की नज़र आएगी, तो बाहर वाली जो आउटलाइन है वो भी ज़रा बेहतर हो जाएगी। मैग्नीफिकेशन देखें जी, इसकी रेंज 10x से लेकर 1000x तक हो सकती है। रेजोल्यूशन जो है 200 नैनोमीटर की है। आपको पता है कि माइक्रोमीटर साइज के सेल होते हैं ना, अगर एक सेल जो है वो 50 माइक्रोमीटर साइज का फर्ज करो, ठीक है, और 50 माइक्रोमीटर जो है ना उसमें से हर माइक्रोमीटर आपको पता है 10⁻⁴ कितना होता है? -6। नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹। तो अब इनका फ़र्क हुआ 1000 टाइम्स का, ठीक है ना। तो अगर एक ऑर्गेनल है वो 5 माइक्रोमीटर साइज का है, तो 200 नैनोमीटर का मतलब है कि फिर उसको भी देखना पॉसिबल होगा, यानी कि इतनी रेजोल्यूशन उसकी है कि 200 नैनोमीटर तक वो रिजॉल्व कर सकता है, तो उसको देखना भी पॉसिबल हो जाएगा। अच्छा, एक वो प्रोफेसर लड़का है जिसको मैं प्रोफेसर कहता होता हूँ, उसामा, उसका अशफाक नाम है, वो हाजिर है इधर के नहीं? सर अभी चेक कर लेते हैं लिस्ट के अंदर। उसामा, हाजिर है सर जी। हाजिर है? जी सर। अच्छा, उसामा अशफाक 443। सही है। तो आप लोग ना अपने नाम के साथ ना आईडी इस तरह सेट करें कि रोल नंबर हो साथ लाजमी, बाद में ना फिर मुश्किल ना हो जाए आप लोगों को। तो अच्छा जी, उसके बाद हाँ जी, ये ज़रा देखें डायग्राम, इसमें वो वैसी स्कीमेटिक दिखाएगी या फिजिक्स में वैसे बेहतर बनी हुई है। आई जहाँ मौजूद है उससे आगे लेंस आई पीस है, वहाँ से रोशनी जो है ना आगे ऑब्जेक्टिव लेंस में से गुजर रही है नीचे बाज़ दफ़ा। अच्छा, उसने हैंड रेज कर दिया, समझ पा।
तो कंडेंसर लगा होगा, फिर आगे पिन होल, छोटी सी मोटर है, और आगे कलेक्टर लेंस है, उससे नीचे लैंप भी हो सकता है जो क्या करेगा, मतलब एल्यूमिनेशन का सोर्स होगा ताकि इमेज बेहतर नज़र आए। ये कुछ सैम्पल्स भी हैं जो मतलब देखे जा सकते हैं। इसमें आप देखें कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म के अनाटोमिकल सेक्शन हैं ऊपर वाले, जिसमें बल्कि एनाटॉमी के बजाय हिस्टोलॉजिकल सेक्शन कहने चाहिए, जिसमें टिश्यूज़ जो है ना वो स्पेसिफिकली जो है ना उनके सेल्स की डिफरेंशिएशन भी हो रही है। कोई स्पिंडल शेप के सेल हैं, या लेफ्ट वाली नीली डायग्राम में देखें, कुछ जो है ना ओवल हैं, कुछ इधर राइट साइड वाली डायग्राम में कोलमनर एपिथेलियल सेल्स नज़र आ रहे हैं वगैरह। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी जो है ना ये हम उल्ट समझते हैं कि बिल्कुल उलट है ब्राइट फील्ड की। तो इसमें हमने क्या करना है कि जो डार्क बैकग्राउंड है ना वो यूज़ करनी है। ये उस वक्त होता है जब स्पेसिमन इल्यूमिनेटेड हो, और उसमें हमने मतलब ऐसा स्पेसिमन ऑब्जर्व करना हो जिस पर हम फोकस कर रहे हों रोशनी, और हमारा जो बैकग्राउंड है वो डार्क आ रहा हो, या ये हो कि हमारा जो स्पेसिमन है वो अनस्टैंड है लेकिन फ्लोरिसेंट है, या किसी वजह से वो रेडिएक्टिविटी रिलीज कर रहा है, वो केस भी इसके अंदर आ सकता है। तो लाइट सोर्स इसमें इसका ही है, माइक्रोस्कोप का अपना बल्ब होगा, ठीक है, और जो कंडेंसर नीचे लगा होगा रोशनी को मतलब सोर्स से कंट्रोल्ड अंदाज में ऊपर भेजने के लिए, तो वो नीचे अटैच होगा, वो रोशनी को डिस्पर्स होने से मतलब बचाएगा। लेकिन जो पैच है ना छोटा सा वो जनरेट करेगा जो आकर सैंपल पर पड़ेगा। आपको तो स्पॉटलाइट का आइडिया होगा, किसी फंक्शन में अचानक कोई एंट्री होती है बशीरे की, तो बाकी सारी लाइटें बंद कर देते हैं, सिर्फ उसके ऊपर रोशनी। दूल्हा दुल्हन पर डालते हैं लाइट। तो इस तरह का सीन बनेगा एक हिसाब से, ठीक है ना। वो कौन ऑफ लाइट सी होगी जो उस पर पड़ रही होगी, तकरीबन ऐसा ही सीन यहाँ बनेगा। तो इमेज जो बनेगा ना वो डार्क बैकग्राउंड में स्पेसिमन जो है ना वो बड़ा रोशन है, वो इन्वर्टेड होगा लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको बताया कि अगर एक सेल देखना है तो जी सेल का सर और धड़ तो होता नहीं इसलिए उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका एंटीरियर पोस्टीरियर का कोई चक्कर नहीं होता। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में मैग्नीफिकेशन जो है उसकी भी 10x से 1000x तक जा रही है। और इसमें देखें राइट से लेफ्ट देखना आपने, और ऑक्यूलर लेंस है जिसको आईपीस भी कहते हैं, ठीक है ना। वहाँ से जो इमेज है, नहीं इन्होंने सिर्फ रे डायग्राम दिखाई हुई है, वहाँ से आगे ऑब्जेक्टिव लेंस आ गया। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ना उससे एन नीचे स्पेसिमेन पड़ा हुआ था, ठीक है। अब तरतीब इधर से देखनी है आपने, यानी कि स्पेसिमेन जो है उसको पहले ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ना ऑक्यूलर लेंस से थोड़ा सा पहले जहाँ इंटरसेक्शन बना ना उस पॉइंट पर फोकस करता है उसका इमेज। उस इमेज को फिर लेकर ऑक्यूलर लेंस ने जो है ना फाइनल इमेज देना है। और इधर लेफ्ट साइड पर देखें रोशनी के सोर्स के आगे कंडेंसर लेंस लगा हुआ है जो रोशनी को स्पेसिमेन के एन ऊपर फोकस कर रहा था। रोशनी पैरेलल पैरेलल आई है ना, वेव फ्रंट्स पैरेलल आए, कंडेंसर लेंस में से गुजरने के बाद वो स्पेसिमेन के ऊपर फोकस हो रहे हैं। प्रोज एंड कॉन्स यानी कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह, कमियां बेशियां और खूबियां इस तरह। तो एडवांटेजेस यही हैं कि जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है इसमें हम अनस्टैंड स्पेसिमेन को देख सकते हैं, लाइव चीज़ों को भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो लाइव पैरामीशियम है, फर्ज करें बैक्टीरियम है, प्रोटिस्ट है, एलजी है, इनको हम देख सकते हैं। और एक्सटर्नल डिटेल जो है ना थोड़ी सी बेहतर नज़र आएगी। डिसएडवांटेजेस यही है कि ये दूसरे मेथड्स के मुकाबले में ज़रा इनएक्यूरेट हो सकता है, क्योंकि बाकी सारा फील्ड डार्क होगा, सिर्फ हमारा स्पेसिमेन जो है ना वो रोशन हो रहा हो सकता है, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें मौजूद हों। फिर स्पेशल केयर लेनी पड़ेगी अगर माइक्रोस्कोपी ये वाली जो है इसमें एब्रेशंस आ रहे हों। वो जो कंडेंसर लेंस है अगर वो लो क्वालिटी का होगा या डायफ्राम अच्छा ना हो तो नतीजा क्या होगा कि एब्रेशंस भी आएंगे। ये क्या, एक मिनट प्रेस हो गया ये। तो फिर इसमें रोशनी बड़ी इंटेंस किस्म की चाहिए जो हमारे स्पेसिमन को ही बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेट करे, लेकिन उसकी चमक से
हमारी आँख को भी नुकसान हो सकता है। बाज़ दफ़ा जिस तरह हमारे आँख में धूप में किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट होकर रोशनी की तेज़ चमक पड़ रही होती है ना, उसको ग्लेयर कहते हैं। तो इस तरह की ग्लेयर जो है ना हमारी आँख को नुकसान दे सकती है। और एयर बबल्स जो है ना वो भी बाज़ दफ़ा स्लाइड के अंदर हों तो वो भी फेस कंट्रास्ट के रिजल्ट में ये इसके सॉरी डार्क फील्ड के माइक्रोस्कोपी के रिजल्ट में ना मसला कर सकते हैं। ये दो लोग कौन वेट कर रहे हैं, मोहम्मद उस्मान और रहील। अच्छा जी, उसके बाद ये डायग्राम्स देखें ज़रा, ये क्या देखें, बाकी सारा बैकग्राउंड डार्क है और हमारी जो हमारा सोर्स है ना सॉरी स्पेसिमेन है ना, उसको हम प्रॉपरली देखने के काबिल हैं। और उसकी वजह आपको नज़र आ रही है, वो ये है कि हमने उनको सिलेक्टिवली इल्यूमिनेट किया हुआ। तो इसमें जो डायग्राम में मुझे कुछ शक पड़ रहा है ना, वो ये है कि इनके अपने अंदर कोई फ्लोरेसेंट केमिकल भी भेजा गया जिसकी वजह से वो इस तरह इल्यूमिनेट हो रहे हैं। अगर सिर्फ हम कोन वाला फिनोमेना यूज़ करें तो उसमें ये एक चीज़ तो है नहीं, ये तो बहुत सारे सेल्स दिखाए हुए हैं ना, तो उसमें दरमियान से जो बैकग्राउंड है वो डार्क फिर कैसे आनी थी। ये सूरत हाल तो ये लगती है कि जैसे इन चीज़ों के अंदर कोई ऐसा फ्लोरेसेंट केमिकल भेजा गया था जो रोशनी छोड़ रहा, और बैकग्राउंड डार्क होने के बावजूद जो है ना वो एल्यूमिनेट का। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एक्चुअली होती है जिसमें हम ये जो लिविंग सेल्स थे ना उनको ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं और वो हमें नज़र भी आएंगे, वरना आम हालात में जो मूविंग सेल्स होते हैं ना वो उनको देखना मुश्किल होता है। तो इसमें यह है ये भी लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसमें फेस कंट्रास्ट इसको क्यों कहा गया, उसमें एक तो उन्होंने कहा है कि फेस शिफ्ट करने से ब्राइटनेस डार्कनेस में और डार्कनेस ब्राइटनेस में बदल सकती है। मैं इसका आपको आइडिया देता हूँ। ये आपको शायद पता हो कि बच्चा अगर एफएससी की फिजिक्स से अटैच है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता था वहाँ, ठीक है। उसमें ये होता था कि हमारा जो सोर्स है या जो स्लिट्स हैं या जो स्क्रीन है उसको अगर 1/2 लेमडा यानी कि आधे लेमडे के बराबर आगे या पीछे किया जाता था ना, तो नतीजा क्या होता था कि वो शिफ्ट जो है ना पूरे वेवलेंथ का आता था। उसकी वजह ये थी कि जाते हुए भी वेव को फासला हाफ लेमडा का तय करना पड़ेगा, वापसी पर भी हाफ वेवलेंथ के बराबर वो फासला तय करेगी, तो वो एक वेवलेंथ के बराबर फासला बन जाता है। उसका नतीजा क्या होता है, उसका नतीजा ये होता है, एक मिनट सॉरी, उसका नतीजा ये होता है कि अगर पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था ना, कि क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट आ रहा था, ट्रफ के साथ ट्रफ आ रहा था और ब्राइटनेस पैदा हुई थी, तो उसकी जगह फिर ब्राइटनेस आ जाती। लेकिन अगर फासला 1/4 लेमडा का तय कराया जाए, इनके स्लिट को एक लेमडा का चौथा हिस्सा ट्रेवल कराया जाए तो वो जाते हुए भी 1/4 ट्रेवल करे, वापसी पर 1/4 ट्रेवल करे, तो 1/4 मिलकर बन जाता है 1/2 लेमडा। तो आधा जो लेमडा है ना वो अगर आधे लेमडे का अगर गैप आए ना, तो आधे लेमडे के गैप का मतलब है कि क्रेस्ट की जगह आ गया ट्रफ, या अगर ट्रफ था तो उसकी जगह आ गया क्रेस्ट। तो उसका नुकसान फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि अगर ब्राइटनेस थी तो उसकी जगह डार्कनेस आ जाएगी, ठीक है। तो फेज शिफ्ट जो होती है ना उसकी ये सेंस है कि कहाँ वो 90 के एंगल पर क्रेस्ट में था, कहाँ वो 270 के एंगल पर ट्रफ में चला गया। तो नतीजा क्या होता है, क्रेस्ट की जगह जब ट्रफ आता है और क्रेस्ट के साथ ट्रफ मिलते हैं तो वो होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ब्राइटनेस जो उल्टा कम हो जाती है। तो ये फिनोमिना यूज होता है इसके अंदर फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के अंदर। इसमें स्टेनिंग प्रोसीजर जो है ना कह रहा है कि उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें सेल्स मर भी सकते थे। तो हम ख़ासतौर पर जो जिंदा अनपिगमेंटेड सेल्स है ना उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, जो हरकत भी कर रहे हों बेशक, ठीक है ना। लेकिन हम फेस कंट्रास्ट कर करके उनको देखने के काबिल हो जाते हैं। एल्यूमिनेशन का सोर्स भी माइक्रोस्कोप के अंदर ही है, एल्यूमिनेटर लगा हुआ। चलें फेस कंट्रास्ट में देखें जी, लेंस जो है 4x ऑब्जेक्टिव लेंस,
10x 20x 40x इस तरह पावर्स के होंगे, और टोटल मैग्नीफिकेशन जो है ना वो फिर अगर इनको देखें तो 40x से 400x तक हो सकती है। तो ये प्रिंसिपल जो है ना हम देख लें फिर कि इसमें जो मतलब ये इसमें वाला आ गया, देखें कैम्बल वगैरह का भी अंदर वाला आ गया जो आपकी एक रिकमेंडेड बुक है कि डेंसिटी में जो डिफरेंसेस हैं जिसका तल्लक फिर आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से होता है, जो स्पेसिमेन के डिफरेंट पार्ट्स के होंगे वो भी फेज कंट्रास्ट पता करते हैं। इस बात को समझने के लिए आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा दही बनाना पड़ेगा या मेरी बात बड़ी ही ध्यान से सुननी पड़ेगी। जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम फासला स्क्रीन का चेंज कर रहे थे या सोर्स का चेंज कर रहे थे ना 1/4 लैम्डे का, और उसके नतीजे में जाने वाले फोटान और आने वाले फोटान टोटल आधे लैम्डे का फासला तय करते थे और क्रस्ट की बजाय ट्रफ आ जाता था। वो कह रहा है कि यही काम हमारी स्लाइड पर रखे हुए सैंपल के डिफरेंट हिस्सों की डेंसिटियों में फ़र्क नहीं करना है, कहीं कोई चीज़ थिक है कहीं थिन है, तो उनकी डेंसिटी का या थिकनेस का जो फ़र्क आएगा ना वो फ़र्क भी इंसिडेंट फोटॉन की वापसी पर फेज चेंज कर सकता है। जब उसकी फेज चेंज हो जाएगी तो कहीं कुछ हिस्सा ब्राइट हो जाएगा, कुछ हिस्सा जो है वो डार्क हो जाएगा। इस सेंस में आप लोगों ने अगर गौर किया है तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि जहाँ एक चीज़ थिक है तो हो सकता है उस वहाँ फेजेस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हों, और कहीं एक चीज़ फर्ज करें उसकी थिकनेस चेंज हो गई है तो उधर से आने वाली रोशनी, टकरा कर आने वाली रोशनी जो है वो फेज कंट्रास्ट पैदा कर दे और क्रेस्ट की जगह ट्रफ आ जाए और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, वहाँ ब्राइटनेस कम हो जाएगी। इस चीज़ को हम कह रहे हैं फेज कंट्रास्ट। चलें, अब डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन कह रहा है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स इंप्लाइज अ चेंज इन द फेज ऑफ देयर वेवलेंथ। जो इंसिडेंट फोटॉन हमारे सैंपल में पेनिट्रेट करके डिफ्रैक्ट हुआ है ना, तो डिफ्रैक्ट होने के बाद हो सकता है वो अपने वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न शो करे, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न शो करे, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो इस तरह क्या होगा कि डिफरेंशियल ब्राइटनेस शो करेंगी हमारी टिश्यूज। किसी की सैंपल के एक ही हिस्से की ब्राइटनेस अगर ज़्यादा है तो उस सैंपल के दूसरे हिस्से की ब्राइटनेस हो सकता है कम हो जाए। ये आइडिया है पीछे फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का। तो फिर एक और बात कह रहा है कि अ यूनिक पार्ट ऑफ द फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप कॉल्ड द फेज प्लेट amplifies this change in phase to 1/2 wavelength। वही जो मैं बात कर रहा था आप लोगों को कि वेवलेंथ का फर्क किस तरीके से पड़ता है। 1/2 वेवलेंथ का फर्क पड़ सकता है, फुल वेवलेंथ का फर्क पड़ सकता है, उस पर डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने जा रहा है डिस्ट्रक्टिव। अगली बात वही आ गई कि when both the direct and reflected types of wavelengths converge at the ocular lens eyepiece जो है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है। चलें ये देखें जरा इसमें एक सेकंड, ये ना मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, ये मतलब पूरा नहीं, हाँ ये अब ठीक है। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा ना छोटा करता हूँ। हाँ जी, देखें ज़रा इसे कि इसमें सबसे ऊपर आंख दिखाई हुई है बशीरे की, उससे आगे फेस प्लेट लगी हुई है, ठीक है। ये वसीम अकरम बाद में क्यों आया? वसीम अकरम ऐड हो रहा। चलें, उसके बाद देखिए कि रिफ्रैक्टेड या डिफ्रैक्टेड लाइट जो है ना, जो फेज अल्टर्ड हो चुकी है उसकी वो दिखाई है। फिर स्पेसिमेन है, उससे नीचे अनऑब्स्ट्रक्टेड लाइट है, फेज अल्टर्ड बाय स्पेसिमेन, और एंड पर जो ना उसने कोन फिर बना दिए, कोन बन गया। चले, अब आप जरा गौर करें जो मैं बात करना चाह रहा, तरतीब देखें जरा। वो जो रोशनी का सोर्स नीचे की तरफ मौजूद है ना, वो रोशनी कंडेंसर में से गुजरी है ना, जब ये कंडेंसर है जिस पर मैं कर्सर कर रहा हूँ, वहां से वो स्पेसिमेन पर फोकस हुई है। लेकिन जो हमारा स्पेसिमेन है उसमें से गुजरने के बाद दूसरी तरफ निकलने वाली रोशनी जो है वो
अगर क्रेस्ट था तो हो सकता है ट्रफ बन गया हो, ट्रफ था तो क्रेस्ट हो गया हो। एक बात ऊपर देखें, सबसे ऊपर जो फेस प्लेट है ना, वहाँ ये अरेंजमेंट है कि रोशनी वहां से वापस भी आ रही है, और जो इधर से जा रही थी रोशनी उसके साथ उसका हो सकता है फेज मिल जाए या फेज कंट्रास्ट हो जाए। अगर कंट्रास्ट हो जाए तो क्रेस्ट और ट्रफ जो है ना वो उल्टा डार्कनेस पैदा करेंगे, और अगर इन फेज हो जाए, मुरादा क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट मिल जाए, ट्रफ के साथ ट्रफ मिल जाए, तो वो वाला हिस्सा हमें ब्राइट नजर आना शुरू हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है इसका। ये क्या हो जाता है, एक सेकंड। तो ये देखें, ये फेस प्लेट का काम दिखाया हुआ। इसको आप जरा अगर गौर से देखें तो लेफ्ट से राइट साइड पर बताने लगा मैं। इसमें देखें कि जो दो लंबी लाइन है ना, ऊपर से नीचे की तरफ, एक ग्रे है एक ब्लैक है। जो ग्रे है आप जरा उसको गौर करें जरा, सबसे लेफ्ट साइड पर दूसरे नंबर पर जो ग्रे लाइन है ऊपर से नीचे को मिलेगी। इसके अंदर आप देखें रेज्ड हैंड, राना समझ आ कहता मिल गई, उसको लगता है बशीरा मिल गई है। अच्छा तो इसमें सर इफ्तिकार साहब के लेक्चर का टाइम हो गया, उन्होंने इनविटेशन भेज दिया। मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें, सिर्फ 2 मिनट। मैं कोई नहीं यार, सर से कर लेंगे सर अपना, ठीक है। एक मिनट ध्यान करें जरा। इसमें ये देखें कि ये जो क्रेस्ट है ना उसको काटा हुआ है, क्रेस्ट को काटता हुआ ग्रे कलर की लाइन है, तो ब्लैक कलर की लाइन भी क्रेस्ट को काट रही है। स्पेसिमेन से गुजरने के बाद क्या हुआ है कि जो पोजीशंस है ना वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई हैं, यानी कि क्रेस्ट की जो है, ठीक है। तो उसके बाद जो फेस प्लेट है उसमें से गुजरने के बाद आप देखें पोजीशंस उन्होंने मजीद डिफरेंट कर दी। जो दरमियान वाली सॉरी एक्सट्रीम राइट साइड पर जो डायग्राम है ना, पोर्शन है ना, उसमें जो दरमियान वाली वेव है ना, उसमें आप देखें उसका क्रेस्ट ऊपर वाली वेव के ट्रफ के सामने आ गया। ये फेज प्लेट का जो है ना काम है जो उसने कर दिया। इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की दोबारा बातें आ रही हैं, तो आपको फिगर नजर आ रही होगी, एक प्रॉपर नजर आ रही है, एक प्रॉपर नजर नहीं आ रही। ये डिस्टेंस चेंज करने से हुआ, ठीक है। तो इमेज जो प्रोड्यूस होगा वो फिर उस हिसाब से मैग्नीफाइड भी होगा, कंट्रास्ट की वजह से बेहतर नजर आएगा, लेकिन उसको स्टेन करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, चले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फिर हम शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग जो है ना वो ज्वाइन कर लें।